तो मूवी शुरू होती है एक नरेशन से, जो कि हमारे लिए इस मूवी का कॉन्टेक्स्ट होगा। तो हम कहानी जान पाते हैं मदर वर्ल्ड की, जो कि हमसे काफी दूर एक दुनिया है, जहाँ पर हजारों राजाओं ने राज किया और सत्ता की भूख में अपने ही प्लेनेट को लगभग तबाह कर दिया, रिसोर्सेज को खत्म कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने आसपास के प्लेनेट्स को भी खत्म किया और अपने अधीन बना लिया अपने रिसोर्सेज के लिए, उनको कॉन्कर कर लिया। लेकिन एक दिन राजा और रानी को उनकी ही वफादार लोग मार देते हैं और रॉयल ब्लड लाइन को खत्म कर दिया जाता है, जिसके साथ मदर वर्ल्ड की सत्ता तो डगमगा ही गई थी, साथ ही साथ वहाँ का शासन में बिगड़ चुका था। जिसके बाद एक सेनेटर ने मौका पाकर पावर को अपने हाथों में ले लिया और खुद को वहाँ का शासक बना लिया। अब राजा के मरने के बाद मदर वर्ल्ड ने जिन प्लैनेट्स को अपना गुलाम बनाया था, वहाँ पर क्रांति की आग शुरू हो गई और फिर उस सेनेटर बेलिसेरियस ने उन रेबल्स की आवाज दबाने और सब कुछ खत्म करने अपने सबसे ब्रूटल कमांडर्स को वहाँ पर भेजा। और यहाँ पर शुरू हो जाती है कहानी पार्ट 1, द चाइल्ड ऑफ फायर। और हम किसी इम्पेरियम यानी कि हायर पावर वॉरशिप को देख पाते हैं, जो कि कहीं दूर स्पेस में एक वर्म होल ओपन करके एंटर करती है, जो कि अब दूर दूर के प्लैनेट्स तक जा रही है मदर वर्ल्ड की ग्लोरी को फैलाने के लिए और उन्हें कॉन्कर करने के लिए। तभी हम एक इंडिपेंडेंट प्लैनेट वर्ल्ड को देख पाते हैं, जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं और उनमें से एक है कोरा, जो कि अपने फादर या फिर गार्डियन के साथ ही रहती है, जो कि अपने फार्म पर काम कर रही है। कोरा को गनर नाम का एक आदमी बुलाने आता है और वो सब लोग शाम की मीटिंग में जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग एक फैमिली की तरह रहा करते थे, फसल भी उगाया करते थे, जिसमें वो काफी माहिर थे। अब उनका लीडर सेंद्री सबको ग्रीट करता है और सभी लोग जश्न मनाने लगते हैं और वो सब यहाँ पर काफी खुशी से हंसते खेलते रहते हैं। खैर, अब कोरा को एक आदमी डेन काफी पसंद करता है, जिसे वो भी काफी पसंद करती है और उसके फादर उसे शादी करके घर बसाने की सलाह देते हैं। साथ ही साथ हमें ये पता चलता है कि कोरा असल में उनकी बेटी नहीं है, बल्कि वो उन्हें 2 साल पहले एक क्रैश हुए शिप पर मिली थी, जिसको वो अपने साथ यहाँ पर ले आए थे और तब से वो उसका ख्याल रख रहे हैं। अगले सीन में कोरा यहाँ की एक और लोकल लड़की सैम और बाकी गर्ल्स के साथ में फसल के लिए खेत में दाना डाल रही होती है। तभी वो लोग मदरहुड की एक वॉरशिप को आता हुआ देखते हैं, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है और सभी को अलर्ट कर देती है। अब जब तक वो शिप लैंड हो तब तक सभी गांव वाले आपस में बात करते हैं, जहां पर गनर कहता है कि उन्हें मदर वर्ल्ड वालों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनके साथ सौदा करके उन्हें अपनी फसल बेचनी चाहिए। इसके अंदर उनका फायदा है और वो पहले भी रेबल्स के एक ग्रुप को आखिरी साल ही फसल बेच चुका है। खैर, अब कोरा कहती है कि वो उन पर भरोसा नहीं कर सकते, उन्हें उनसे ये सच छुपाना होगा कि उनकी जमीन फर्टाइल है, क्योंकि वो लोग कब्जा करके गुलाम बनाते हैं और तबाही मचाते हैं। बेसिकली जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि वो दूसरे प्लैनेट्स के रिसोर्सेस को खत्म कर रहे थे खुद के फायदे के लिए। खैर, वो शिप लैंड हो जाती है, जिसके अंदर से मदर वर्ल्ड की ट्रूप्स निकल कर आती है, जिसको एडमिरल नोबल लीड कर रहा है और वो सिंदरी से बात करता है और उसको बताता है कि वो स्लेन किंग या फिर लॉयल रिप्रेजेंटेटिव था। खैर, वो सिंदरी से उसकी जमीन के बारे में पूछता है और गनर से भी पूछताछ करता है और वो यहाँ पर सिर्फ फसल के लिए आया था और सिंदरी उसे वापस भेजने के लिए बहाना बनाता है कि यहाँ की जमीन तो फर्टाइल ही नहीं है, वो सिर्फ उनके हिसाब का ही खाना चुरा पाते हैं। लेकिन वो उसे और उसकी बीवी को पीट पीट कर खत्म कर देता है और सबसे कहता है कि उसे उनसे फसल चाहिए, वो भी उनके इस्तेमाल से काफी ज्यादा। इसको सुनकर सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन मना करने पर जान से वो चले जाएंगे तो सभी चुप रहते हैं। अब वो अपनी एक ट्रूप यहाँ पर छोड़कर वापस चला जाता है और ट्रूप एक घर को जबरदस्ती खाली करके वहाँ पर अपना बेस बनाती है, यानी कि ये सभी बहुत ही ज्यादा रूथलेस थे। अब ट्रूप के साथ एक रोबोट भी आया था, जो कि है GC-1435 मैकेनिकस मिलिटेरियम से, जो कि अपने जैसे रोबोट्स के साथ किंग का डिफेंडर हुआ करता था। बेसिकली आप इनको मैकेनिकल नाइट्स बोल सकते हो और इसका नाम है जिमी। अब एक सोल्जर भी उसे देखता है और उसके बारे में बात करता है कि जब से किंग खत्म हुए हैं तब से उसने लड़ना छोड़ दिया और वो उसको मारता भी है, ये बात साबित करने के लिए, जिस पर जिमी कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। खैर, वो थोड़ा गंदा हो गया था तो वो खुद को साफ करने जाता है और वहीं कुछ सोल्जर सैम को भी थोड़ा परेशान करते हैं, तो वो भी वहाँ से चली जाती है। अब वो जिमी के पास आती है, उससे थोड़ी बहुत बात करती है और वो उसे स्लेन किंग और उनकी बेटी ईसा की कहानी सुनाने लगता है। ईसा को असल में गॉडेस ईसा का ही पुनर्जन्म माना जाता था और वो बाय बर्थ सबकी रक्षक थी। उसके जन्म से पहले ही जिमी और उसके साथियों ने अपना सब कुछ उसके नाम करने की शपथ ले ली थी और जब वो जंग पर थे तब उनको पता चलता है कि प्रोफेसी के हिसाब से उसका जन्म इंसानी रूप में हो चुका है, जिससे कि वो सब काफी खुश हुए और उनको ये लगता था कि वो दुनिया में पीस और कंपैशन के नए युग को शुरू करेगी, जिससे कि सब जगह पर जंग रोक दी जाएगी, सब कब्जे हटा दिए जाएंगे और जिमी अपने ट्रूप के साथ वापस घर चला जाएगा। लेकिन उसकी ताजपोशी के ये दिन उनके वफादार लोगों ने किंग
क्वीन और ईसा को खत्म कर दिया, सबके सामने लटका दिया और तब से तो सब कुछ और ज्यादा बिगड़ गया। मदर वर्ल्ड से खुशी, अच्छाई और दया हमेशा खिली चली गई, जिस पर सैम उसको दिलासा देती है कि ईसा कहीं ना कहीं उसके दिल में जिंदा जरूर होगी और वो उसको एक फ्लावर्स क्राउन भी पहनाती है जिससे कि उसे काफी अच्छा लगता है। अब यहाँ पर सभी लोग बात कर ही रहे थे कि उन्हें क्या बनना चाहिए, जिस पर वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग नोबल के आगे झुक जाएंगे और उनको एहसास दिलाएंगे कि ये फसल के लिए उसे उनकी जरूरत है, तो वो उन्हें जिंदा छोड़ देगा। लेकिन कोरा ऐसा नहीं मानती थी और वो अपना सामान पैक करने लगती है यहाँ से जाने के लिए और वो खुद नोबल और बाकी लोगों को फेस करने से बच रही थी। उसका फादर उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो जानती है कि एक तो मदर वर्ल्ड के लोग उन्हें मार देंगे और अगर वो सबको जोड़कर लड़ना भी चाहेगी तो वो लोग मारे जाएंगे, क्योंकि तब कोरा को देख उनके अंदर एक उम्मीद आएगी, वो रेबल बनेंगे और फोर्स के आगे टिक नहीं पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी सेना के सामने इतने कम लोग कैसे टिकते। कोरा अब अपने पिता के कहने पर रुक जाती है और हम सैम को देख पाते हैं जो कि सोल्जर्स को पानी देने आती है, लेकिन सभी लोग यहाँ पर उसे पकड़कर उसके साथ गलत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर पार्क नाम का एक सोल्जर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे भी पीट देते हैं। तभी वहाँ कोरा आ जाती है जो कि एक एक करके सबको मार डालती है और फाइनली लीडर बचा था जो कि सैम को पकड़ लेता है और अब जिमी वहाँ पर आता है जिससे कि वो पार्क और कोरा को मारने का बोलता है, लेकिन उल्टा वो उसे ही शूट कर देता है। लेकिन हमने कोरा को नोट किया जो कि काफी अच्छे से लड़ना जानती है, लेकिन वो कैसे, क्योंकि यहाँ पर हमने उसे खाली खेती करते हुए देखा था। एनीवेज अब कोरा फैसला करती है कि उन्हें लड़ना ही होगा और अब वो तैयार होती है, जिसे उसका फादर एक गन भी देता है जो कि एक स्पेशल गन है, साथ ही साथ दिखने में नॉर्मल से थोड़ी अलग भी थी, जो कि उसी दिन क्रैश हुई शिप पर मिली थी। वो बताती है कि किसी रेल्म में एक हीरो कमांडर हुआ करता था टाइटस नाम का, जिसने अपनी फोर्सेस मदर वर्ल्ड के खिलाफ कर दी थी, तो वो उसे ढूंढेगी और वो गनर से भी कहती है कि उसने ब्लड एक्सिस नाम की एक रेबल ग्रुप को अपना अनाज बेचा था, तो वो उससे भी उसे मिलवाए, क्योंकि ऐसे ही उनके पास लोग होंगे नोबल के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। खैर वो गनर के साथ निकल जाते हैं अपनी लड़ाई के लिए लोग जोड़ने और रास्ते में गनर उससे ये पूछता है कि कोरा को कैसे पता कि नोबल की फौज सब कुछ खत्म कर देती है। इस पर वो कहती है कि वो 9 साल की थी जब उसकी दुनिया पर कब्जा करने और तबाही मचाने के लिए मदर वर्ल्ड की एक फौज आई थी। बेलिज़ेरियस उस ट्रूप को लीड कर रहा था और उसे जंग बहुत ज्यादा प्यारी थी। उसने सबको मार डाला, बच्चे औरतें किसी को भी नहीं छोड़ा और उस दिन कोरा ने अपने परिवार को मरते देखा था और अब उसके सामने बेलिज़ेरियस आया और वो उसे मारने की कोशिश करने लगी, लेकिन मार नहीं पाए और बेलिज़ेरियस ने उसके अंदर एक आग देखी जिससे कि वो काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गया था और वो उसको अपने साथ ले गया। उसने उसे अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया और अगले 5 साल तक वो वॉरशिप पर ही रही, जहाँ पर कोई सॉफ्टनेस नहीं थी बल्कि वॉर की हार्ड लेसन्स थे और उसने अपनी आंखों के सामने अलग अलग प्लैनेट्स और अलग अलग देशों को तबाह होते देखा। खैर वो बेलिज़ेरियस की बेटी बन चुकी थी, तो उन लोगों में वो हो गई थी जिनकी लाइफ काफी आरामदायक थी और खुशहाल बन गई थी। साथ ही साथ वो रॉयल फैमिली के काफी करीबियों में भी आ गए थे। 18 साल की उम्र में उसे एक कमांडर बनाया गया और वो अपने ट्रूप के साथ लड़ने जाती, जिसमें उसने अपने लवर को भी खो दिया और उसने उस वक्त कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, देशों को तबाह किया, उजाड़ा, गुलाम बनाया, वो भी उन लोगों के लिए जिन्होंने उसके लोगों को मारा था। उसके परिवार को उसकी आंखों के सामने खत्म किया था और वो इसलिए जानती है कि नोबल की फौज सिर्फ तबाही लाएगी, क्योंकि किसी समय वो भी उनके जैसी ही थी। खैर वो दोनों थोड़ी आगे जाकर दूसरे एरिया में देखते हैं कि वहाँ के बाउंटी हंटर, जिनका नाम हॉकशॉस था, जो कि बेलिज़ेरियस के लिए ही काम किया करते थे, वो एक आदमी को लेकर जा रहे थे, जिसे देखकर गनर ये कहता है कि वही उन्हें ब्लड एक्सिस तक पहुंचा सकता है। इस पर गोरा कहती है कि उन्हें अभी रुकना होगा और पहले अब टाइटस को ढूंढना होगा, क्योंकि ब्लड एक्सिस के पीछे जाने पर मदर वर्ल्ड उनको भी पकड़ सकता है। अब वो एक बार में जाते हैं जहाँ पर अलग अलग प्रकार के एलियंस और लोग उनको मिलते हैं और वो टाइटस की लोकेशन पूछने लगते हैं और एक एलियन उन्हें उनकी लोकेशन बता देती है। खैर अब यहाँ पर कुछ एलियंस गनर को पकड़ने के लिए आने लगते हैं, जिनसे कि कोरा और वो लड़ने लगते हैं और अब इसी बीच हमें काई नाम के आदमी को देख पाते हैं जो कि उनकी हेल्प करता है। अब काई ने उनकी बातें सुनी थी और वो उन्हें अपने बारे में बताता है कि वो एक अपॉर्चुनिस्ट है जो कि पैसों के लिए काम करता है और वो उनकी हेल्प कर सकता है, उन्हें अपनी शिप से टाइटस तक ले जा सकता है। साथ ही साथ उन्हें मदर वर्ल्ड के खिलाफ जंग के लिए लोग चाहिए होंगे, तो उसकी नजर में एक आदमी है जो कि उनके काफी काम का हो सकता है।
खैर अब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और एक हॉक शो उनको देख लेता है। इसी बीच हम नोबल को देखते हैं जो कि ब्लड एक्सिस के पीछे पड़ा हुआ है और उन्हें डेस्परेटली ढूंढ रहा है। खैर अब यहाँ पर वो तीनों पहले एक प्लेनेट पर जाकर टैरेक नाम के एक आदमी से मिलते हैं जिसे एक जमींदार ने कर्ज की वजह से बंदी बनाकर रखा था और कोरा उसे छुड़ाने की बात करती है, लेकिन इतने पैसे तो वो भी नहीं दे सकती थी। और वो जमींदार बेट देता है कि उसने एक बहुत बड़ी रेवन बर्ड पकड़ी हुई है जो कि बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव और वायरल है। डैम, ये रेवन बर्ड तो आज तक की सबसे बड़ी रेवन बर्ड निकली जिसे 10-10 लोग भी नहीं संभाल पाते, और अगर टैरेक उसको कंट्रोल करके राइड कर लेता है तो वो आजाद कर दिया जाएगा। और कोरा उससे पूछती है कि क्या वो कर सकता है, इस पर वो कहता है कि वो कोशिश करेगा क्योंकि उसके पास में कोई और रास्ता नहीं था। खैर वो उस रेवन बर्ड के पास जाता है, उसे पहले फ्री करता है और अब उससे अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करने लगता है और उसके गुस्से को शांत करता है। उसको दिलासा देता है कि वो भी उसके जैसा ही है, घर से दूर, धोखा खाया हुआ, कैद में है। और अब वो रेवन बर्ड उसको अपना मानने लगती है और अब वो उस पर राइड करता है और वो थोड़ी बहुत मस्ती और कलाबाजियां भी करती है और काफी खुश उड़ाती है, जिससे टैरेक भी काफी खुश था। खैर अब रेवन बर्ड और टैरेक वापस आते हैं और यहाँ पर टैरेक जाने के लिए आजाद हो चुका था। वो कोरा और उसकी टीम के साथ जाने लगता है। वहीं उस जमींदार को ऐसा लग रहा था कि अब टैरेक ने रेवन बर्ड को अपना पेट बना लिया है और वो उसकी भी पेट बन जाएगी, जिसे वो राइड करने के लिए रेडी करता है। लेकिन अब वो फिर से अग्रेसिव होकर उसे खत्म कर देती है, जिससे टैरेक को काफी खुशी होती है। खैर वो लोग अगले प्लेनेट पर जाते हैं जहाँ पर नेमेसिस से वो मिलते हैं, जिसे भी काई ने ही रिकमेंड किया है, जो कि एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन है जिसके बच्चों को मदर बर्ड ने मारा था। और अब तक वो बेलिसेरियस के 16 हायर ऑफिसर्स को खत्म कर चुकी है। और अब यहाँ पर एक बड़ी सी फीमेल स्पाइडर ने एक लेडी के बच्चे को पकड़ लिया है, क्योंकि असल में रिवेंज चाहती है, क्योंकि यहाँ पर पहले वही अकेली रहती थी, लेकिन फिर लोग आए और यहाँ पर आबादी बढ़ी और क्लाइमेट चेंज हुआ, जिससे उस स्पाइडर के बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाए और कमजोर होकर मरते गए। तभी नेमेसिस उसे समझाने की कोशिश करती है, बच्चे को छोड़ने का बोलती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और अब वो उसे लड़ना शुरू करती है। और इसी बीच गनर उस बच्चे को बचाकर उसकी माँ को सौंप देता है और यहाँ पर लड़ाई के दौरान नेमेसिस काफी इंजर्ड हो जाती है, लेकिन फाइनली उस स्पाइडर को खत्म कर देती है। अब वो भी कोरा की टीम में ऐड होकर उसके साथ जाने लगती है, क्योंकि देखो यहाँ पर मदर वर्ल्ड के सताए सभी लोग थे। खैर अब कोरा गनर से बात करती है कि उसने हिम्मत दिखाकर उस बच्चे को बचाया था, जिस पर वो कहता है कि वो भी कोरा की तरह ही बन रहा है, जिसने बिना सोचे समझे सैम को बचाया था। इस पर वो कहती है कि वो अच्छाई के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है, हालांकि वो पहले ऐसी नहीं थी। खैर वो फिर से अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है कि उसने बहुत सी जंग जीती। इसके बारे में बेलिसेरियस को पता चला, किंग को पता चला और उसकी सर्विस और लॉयल्टी के लिए उसे रॉयल फैमिली का एलीट गार्ड बना दिया गया। और इन सब के पीछे ही बेलिसेरियस का दिमाग था, लेकिन तब कोरा को उसके असल इरादों का नहीं पता था। वो प्रिंसेस ईसा को गार्ड करती थी, जिसे एंशिएंट क्वीन ईसा द लाइफ सेवर का पुनर्जन्म माना जाता था, जो कि किसी को भी हील और रेजरेक्ट करने की पावर्स पॉजेस करती थी। इनफैक्ट कोरा ने खुद उनको कभी तो मरी हुई बर्ड्स को जिंदा करते हुए या फिर कभी किसी जानवर को जिंदा करते हुए देखा था। अब किंग का यहाँ पर यह कहना था कि जब ईसा क्वीन बनेगी तब मदर वर्ल्ड की जो दया सालों पहले खत्म हो चुकी है वो वापस लौट आएगी और एक नया युग शुरू होगा, एक नया दौर आएगा। खैर फाइनली सभी लोग पोलैक्स ग्रह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें टाइटस मिलता है, जो कि अब सड़क किनारे बेकार हालत में पड़ा हुआ था और मरने का ही इंतजार कर रहा था। वो लोग उसे अपने साथ लेते हैं, साफ करते हैं और कोरा उसे समझाने लगती है। इस पर वो कहता है कि अब वो लड़ेगा भी नहीं और जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसके सरेंडर करने पर उसके सभी लोगों को मार दिया गया है और उसे रिडेम्पशन कभी मिला ही नहीं और ये दुख उसे रोज हॉन्ट करता है। इस पर कोरा उसको समझाती है कि उसे मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ने के लिए एक ग्रुप चाहिए, इसके लिए कमांडर जरूरी होगा और उसे अगर रिडेम्पशन नहीं मिला तो वो रिवेंज ही ले ले। और अब वो भी तैयार हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, रिडेम्पशन तो वो ले नहीं सकता, लेकिन एटलीस्ट वो अपने लोगों के लिए रिवेंज तो ले ही सकता था। जिसके बाद हम नोबल को देख पाते हैं, जो कि उस आदमी से ब्लड एक्सिस के बारे में पूछता है जिसे हॉक शो ने पकड़ा था, और वो बोलता है कि उसे माफ करने पर वो सब कुछ बता देगा और नोबल उससे वादा करता है कि वो उसे जाने देगा। तभी वो बताता है कि ब्लड एक्सिस भाई बहन श्रान नाम के प्लेनेट पर है, जहाँ पर किंग लावर्डिका ने उन्हें प्रोटेक्शन दी है और उतना ही वो जानता है। लेकिन अब नोबल उसे खत्म कर देता है और उसके दिमाग को काट पीट कर उसे इंफॉर्मेशन निकालने का बोलता है। साथ ही साथ अपनी एक टुकड़ी के साथ वो श्रान प्लेनेट पर जाता है, यानी कि इनकी टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक थी कि वो दिमाग के जरिए भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे और इन सबको आप एक तरह से टाइप 3 स्पीशीज समझो। खैर यहाँ पर हम श्रान पर कोरा और टीम को देख पाते हैं,
हैं जो कि किंग लेवर्टिका से मिलते हैं और वो उन्हें ब्लड एक्सिस भाई बहन से मिलवाते हैं, जिन्हें कोरा बताती है कि किंग की फौज गनर के प्लेनेट को खत्म करने वाली है, जो कि रेबल्स की वजह से ही हो रहा है और वहाँ के लोग सिर्फ किसान हैं जिन्हें बचाना होगा। जिस पर पहले तो वो मना करते हैं, लेकिन बाद में ब्लड एक्स अपनी बहन डेबरा से कहता है कि वो लड़ने जाएगा और डेबरा यहीं पर रुके वो लौट कर उससे मिलेगा और तभी वो अपने लोगों के सामने ये कहता है कि जो कोई भी अपनी मर्जी से लड़ना चाहता है उनके साथ आ सकता है और कुछ लोग उसके साथ जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि मदर वर्ल्ड से सबको खतरा था और सब उसके खिलाफ थे, उनके तरीके किसी को भी पसंद नहीं थे। खैर अब ये सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं और उसके कुछ देर के बाद नोबल की फौज वहाँ पर आती है, जो कि किंग लेवर्टिका के सारे लोगों को मार देता है और उससे बताता है कि उनकी वॉरशिप का नाम ही किंग गेज है, जो कि स्लेन किंग के नाम पर ही रखा गया है, जिन्हें उनकी अच्छाई के लिए मार दिया गया उन लोगों द्वारा जिन पर उन्होंने दया दिखाई थी। और अब वो इस प्लेनेट पर सबको खत्म करके किंग लेवर्टिका को रॉयल स्टिक से पीट कर मार डालता है। खैर अब वो लोग प्लेनेट तबाह करके ब्लड एक्स को ढूंढने निकल जाते हैं। अब यहाँ पर हम काई को देखते हैं जो कि कोरा से बात करता है कि वो भी उसकी लड़ाई में शामिल होना चाहता है ताकि अपना खोया हुआ सामान वो वापस पा सके, जिसको सुनकर वो थोड़ी खुश होती है। खैर अब काई यहाँ पर एक अजीब बात बोलता है कि वो एक प्लेनेट पर रुकेगा जहाँ पर उसे कुछ सामान डिलीवर करना था और कोरा यहाँ समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसने इतनी सारी वॉर्स लड़ी थी और यहाँ पर असल में नोबल के लोग थे जो कि उनको पकड़ लेते हैं। लेकिन ऐसा कैसे? क्योंकि काय ने असल में पैसों के लिए उनका सौदा बहुत पहले ही कर दिया था और कोरा को इस धोखे पर बहुत गुस्सा आता है। तभी नोबल ही वहाँ पर आता है और उन सबको उनकी गलतियां याद दिलाने लगता है और फाइनली कोरा के सामने आता है जिसे वो पहले ही पहचान गया था कि वो तो आर्डेलियस है और वो सभी को मारने काय को ऑर्डर्स देता है और काय गनर से सबको ब्रेन डेड करने का बोलता है, लेकिन गनर हिम्मत करके कोरा को फ्री कर देता है और काय को खत्म कर देता है। अब कोरा बैक फायरिंग करती है और गनर सबको फ्री करके लड़ाई शुरू कर देता है। सभी लोग अच्छे से लड़ते हैं और नोबल की आर्मी मरने ही वाली थी कि तभी वो अपनी शिप को ऑर्डर्स देता है कि वो यहाँ पर बॉम्बिंग करके सबको खत्म कर दे, जिसमें ब्लड एक्स के लोग मरने लगते हैं और वो सबको बचाने शिप पर जंप करके उस पायलट को खत्म कर देता है और वो भी मारे जाता है, लेकिन अब शिप भी नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पर कोरा नोबल से लड़ने लगती है जो कि बहुत ही पावरफुल है, लेकिन हम कोरा की हिस्ट्री देख चुके हैं कि वो कितनी वॉर्स लड़ चुकी थी, तो वो उसे पीट भी देती है और उसकी ही रॉयल स्टिक से उसे पीट पीट कर नीचे फेंक देती है और वो मारा जाता है। अब ब्लड एक्स के मरने से उसके साथ ही बहुत ही दुखी होते हैं, जिसे डैरेक संभालता है और समझाता है और सब आपस में बात करते हैं कि अब आगे क्या करना होगा। इस पर कोरा बताती है कि अब वॉरशिप वापस चली जाएगी, मीन्स अभी के लिए वेल बच चुका है और बेलिसेरियस को एक बड़ा घाव भी मिल गया है। खैर अब वो लोग वापस वेल चले जाते हैं और हम वॉरशिप को देख पाते हैं जो कि नोबल की बॉडी को कलेक्ट करती है और वो असल में एक इंसानी मशीन हाइब्रिड है जिसकी कॉन्शियसनेस को किंग बेलिसेरियस के पास भेजा जाता है, जो कि उसे सीधे ऑर्डर्स देता है कि अब वो कुछ भी करे, उन रेबल्स को मारे और कोरा को जिंदा सही सलामत उसके पास लेकर आए, जिसे बेरहमी से वो मौत की सजा देगा अपने हाथों से। और अगर अब वो फेल हुआ तो नोबल के सारे आदमियों को सजा मिलेगी और उसकी बॉडी को अब वॉरशिप पर रिवाइव किया जाता है, जिसको अब पहले से भी ज्यादा डेंजरस और ब्रूटल बनाया जाएगा। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी जैक स्नाइडर की तरफ से रेबल मून फिल्म की कहानी, यानी कि पार्ट 1 ए चाइल्ड ऑफ फायर की कहानी। पार्ट 2 यानी कि द स्कार गिवर भी जल्दी ही आएगी, यानी कि अप्रैल में 2024 के अंदर। एग्जैक्ट डेट बताऊं तो अप्रैल 19। और अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर। काफी सारी भाषाओं में ये अवेलेबल है, तो आपको देखने में मजा आएगा। इसका एक एक्सटेंडेड कट भी आएगा जो कि अर्ली 2024 में आने वाला है, शायद से जनवरी के अंदर आ जाए। वहाँ पर हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा फुटेज हमको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि शायद से और अच्छा सेंस बना है। और अगर मुझे ऐसे सीन्स दिखते हैं तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो आपको अगले साल जरूर दूंगा। बाकी आप लोग बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। मुझे लगता है कि ये टाइप ऑफ स्पीशीज के ऊपर मूवी है। जैसे कि मैंने एक थियरी काफी टाइम पहले सुनी थी कि अभी हम टाइप 1 स्पीशीज भी नहीं बने हैं। जब वो हम बन जाएंगे उसके बाद हम दूसरे प्लेनेट के रिसोर्सेज को खत्म करेंगे, फिर हम दूसरे यूनिवर्स के अंदर जाएंगे और भी ज्यादा रिसोर्सेज लेने के लिए। तो शायद से ये उसके ऊपर बेस्ड है। देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगती है मूवी। बाकी बात करें इसके रिव्यूज के तो क्रिटिक्स की तरफ से काफी ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज मिले हैं, लेकिन दे भैया मूवी ठीक है, मेरे हिसाब से इतनी बुरी नहीं है, एक बार तो देखी जा सकती है। बाकी आप लोगों को क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला पार्ट भी जल्दी ही आने वाला है।